दोस्तों, हम सीरीज कर रहे हैं जिम कॉर्बेट की ओमनीबस की। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में हैं। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अगले चैप्टर हैं चैप्टर 4 और चैप्टर 5। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि जब उनके भरमार बंदूक और गुलेल से शिकार के दिन थे, उसी टाइम पर एक ऐसा पीरियड आया था जब उन्होंने तीर कमान से भी शिकार किया था और उस समय को बहुत एंजॉय किया था। हालांकि कॉर्बेट बोलते हैं कि वो कभी भी किसी भी बर्ड को उस तीर से मार नहीं पाए, यानी कि उनका निशाना सटीक नहीं लगा। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि जो प्रकृति का बैंक था, उसमें अभी मैंने नया नया खाता ही खोला था, तो मैं जो भी कर रहा था उसका मुझे आनंद आ रहा था। अपनी असफलताओं से मैं निराश नहीं होता था और जंगल लोर में मेरी वही सारी कहानियां हैं। अब कॉर्बेट बोलते हैं, मैंने यहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया है, एब्सॉर्ब्ड यानी कि अवशोषित करना, मैंने यहां पर लर्न्ड यानी कि सीखना नहीं लिखा है। यानी वो सारी बातें मैंने सीखी नहीं थी, अपने अंदर अवशोषित कर ली थी, यानी कि सोख ली थी। क्योंकि जंगल लोर कोई साइंस नहीं है जिसे आप टेक्स्ट बुक से सीख लो। जंगल लोर वो चीज है जो आप प्रकृति में जाके, प्रकृति के बीच में रह के उसे धीरे धीरे अवशोषित करते हो। और ये अवशोषित करने का वक्त, समय ताउम्र यानी कि पूरी जिंदगी चलता है। जब तक आप जंगल में रहते हो, कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, अवशोषित करते रहते हो। प्रकृति की जो पुस्तक है, ना तो इसकी कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। तो इस प्रकृति की किताब को, पुस्तक को कहीं से भी आप खोल सकते हो, अपनी किसी भी उम्र में खोल सकते हो, जब आपका इंटरेस्ट हो और जितना ज्यादा इंटरेस्ट हो। आप प्रकृति की पुस्तक को कितना भी पढ़ते जाएं, कितना भी अवशोषित करते जाएं, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी और कभी भी इसे आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि अभी स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु है। आपके सामने जो पेड़ है वो सजा हुआ है खिले हुए फूलों से। अब इन फूलों से आकर्षित होके तरह तरह की रंग बिरंगी चिड़िया यानी कि पक्षी इसकी अलग अलग शाखाओं में यहां से वहां उछल कूद कर रहे हैं। कुछ पक्षी नेक्टर यानी इस पेड़ के फूलों का पराग पी रहे हैं, कुछ इसके पत्ते खा रहे हैं, कुछ इसमें चलने वाले कीड़ों को खा रहे हैं और कुछ शहद खा रहे हैं। आने वाले कल में ये फूल फल बन जाएंगे और जो पक्षी अभी हैं ये चले जाएंगे और दूसरी तरह के नए नए पक्षी फलों को खाने के लिए आ जाएंगे। तो प्रकृति ने हर तरह के जीवों को अलग अलग समय दिया है अपना भरण पोषण करने के लिए। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि मेरे बचपन के दिनों में और फिर जो 10 साल मैंने स्कूल में गुजारे और उसके बाद वो समय जो मैंने बंगाल में बिताया नौकरी करते हुए, और दोनों विश्व युद्ध के बीच में जब जब मुझे छुट्टी मिली, मैंने अपना समय जंगलों में ही बिताया, या यूं कहे काला डूंगी के आसपास के जंगलों में ही बिताया। और इतने सारे समय के अंदर अगर मैंने जंगल लोर को अपने अंदर अवशोषित ना किया हो तो ये मेरी गलती है, क्योंकि मेरे पास थे बहुत सारे मौके जंगल के बारे में जानने के लिए। जो मौके, परिस्थितियां मुझे मिले थे वो दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब आबादी बढ़ गई है, खेत बढ़ गए हैं, जंगल उतने बढ़िया रहे नहीं जितने मैंने देखे थे। जंगलों का एकीकरण या जो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस भी हमेशा जंगल के लिए फायदे के लिए नहीं होते। कुछ ने जंगल का बहुत नुकसान किया है। अब एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि बहुत सारे बंदरों को जंगलों से बाहर निकालना, यह निर्णय सही नहीं था।
लोग बंदरों को पवित्र मानते हैं, इसलिए बंदरों का नुकसान कर नहीं सकते। लेकिन मेरा अंदाजा है कि यूनाइटेड प्रोविंस में करीब 10 लाख बंदर होंगे, और जैसे जैसे ये बंदर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फसलों और बगीचों के नुकसान की समस्या बढ़ती जाएगी। जब मैं ये पुस्तक लिख रहा हूं, जंगल लोर, और जब ये जंगल लोर को मैंने एंजॉय किया था, तब से लेकर अब तक जंगल काफी बदल चुका है। लेकिन मेरे लिए खुशी का विषय ये है कि जंगल में जो वाइल्ड लाइफ है वो खुश है, क्योंकि जंगल में कोई दुख नहीं होता। अब जंगल में किसी कार्निवोरस जानवर के द्वारा एक हिरणों के झुंड में से एक हिरण को मार दिया जाता है, लेकिन वो दुखी नहीं होते, क्योंकि वो खुश होते हैं कि वो बच गए। इसी तरह से बाज चिड़ियों के झुंड में से एक को मार देता है, लेकिन बाकी दुखी नहीं होते, खुश होते हैं, क्योंकि वो बच गए। जब मुझे ये फैक्ट नहीं मालूम था, तो मैं जानवरों और पक्षियों को बचाने की कोशिश करता था, बाज और चील के पंजों से, या फिर हिरण को बचाने की कोशिश करता था कार्निवोरस के दांतों और पंजों से। लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं एक को बचाने की कोशिश करता हूं तो दो मौतें होती हैं। एक तो उस जानवर की जो पहले ही घायल हो चुका था, और दूसरी उस कार्निवोरस जानवर की या उस पक्षी की जिसे उसका भोजन नहीं मिला। क्योंकि बाज और चील के पंजों में या फिर कार्निवोरस जानवर के पंजों में या दांतों में एक तरह का जहर होता है, जो कि सड़े गले मांस की वजह से होता है, बैक्टीरिया के पनपने की वजह से। और अगर एक्सपर्ट ट्रीटमेंट ना दिया जाए, जो कि जंगल में देना संभव नहीं होता, तो 100 में से केवल एक बर्ड या एक जानवर ही बचेगा, बाकी तो मर ही जाएगी इन्फेक्शन की वजह से। और वो किलर जानवर या पक्षी जिससे उसका भोजन आपने छीन लिया, फौरन भूख की वजह से एक दूसरे जानवर को मारेगा। तो अगर आप उस जानवर या पक्षी को नहीं बचाते, तो उससे वो कार्निवोरस अपना पेट भर लेता। आपने छीन लिया, बचा लिया, वो इन्फेक्शन की वजह से मर गया, और एक नया जानवर मर गया उसके भूख मिटाने की वजह से। प्रकृति ने कुछ जीवों को जिम्मेदारी सौंपी है प्रकृति की सुंदरता बढ़ाने के लिए। कुछ ने इसमें संगीत भरने की जिम्मेदारी ली है, और कुछ ने इस बगीचे को दोबारा अंकुरित करने की जिम्मेदारी ली है। हर सीजन के बाद एक नया सीजन आता है, और हर पक्षी के बाद एक नया पक्षी आता है इस पेड़ पर। कभी तूफान आता है, आंधी आती है, पेड़ की एक डाल टूटती है, कभी कभी पूरा ही पेड़ टूट जाता है, पेड़ मर जाता है, नया पेड़ अंकुरित होता है, और ये पक्षी उस पर जाते हैं। अब जिस रास्ते पर आप बढ़ रहे हैं, उस रास्ते को क्रॉस करने के निशान हैं, जिन निशानों से एक सांप गुजर के गया है, और वो आपके आने के 1 घंटा पहले ही गया है। वो जो सांप है वो उस रास्ते के दाहिने साइड से बाएं साइड की तरफ गया है। उन निशानों से मालूम चलता है कि यह सांप करीब 3 इंच की मोटाई का था, और आप अंदाजा लगा लेते हैं कि यह सांप पक्का जहरीला सांप था। अब हो सकता है कल इसी रास्ते पर आए तो आपको एक नए सांप के निशान मिले, जो कि बाएं साइड से दाएं साइड की तरफ जा रहा हो, उसकी मोटाई हो 5 इंचेस की, और वो जहरीला ना हो। तो जो आज ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान आपने अवशोषित किया, कल फिर आप अवशोषित करेंगे। ये निर्भर करता है आपकी क्षमताओं पर कि आप कितना ज्ञान प्रकृति से अवशोषित कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं। अब यह अवशोषित करने की प्रक्रिया 1 साल से लेके 50 साल तक चल सकती है, और जब 50 साल बाद आप अपने ज्ञान का अवलोकन करेंगे, जंगल के ज्ञान का, तो आपको पता चलेगा कि अभी तो आपने शुरुआत ही की है, और आपके सामने पूरी प्रकृति, पूरा नेचर विस्फोट के लिए तैयार है, जिसे कि आप अवशोषित कर सके। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर
आपका मन नहीं करता प्रकृति में घूमने का, उसका ज्ञान अवशोषित करने का, तो यह प्रकृति आपको कुछ नहीं देगी, आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। मैंने अपने एक साथी के साथ 12 मील की यात्रा की जंगल के अंदर, एक कैंप से लेके दूसरे कैंप तक। यह अप्रैल का महीना था और प्रकृति अपनी पूर्ण सुंदरता पर थी। पेड़, झाड़ियां, लताएं, सब के सब बहुत सुंदर लग रहे थे। बहुत खूबसूरत तरह तरह की तितलियां यहां से वहां उड़ रही थी और हवा में उन फूलों की सुगंध तैर रही थी। तरह तरह की बर्ड्स मधुर संगीत गा रही थी। जब हम दूसरे कैंप में पहुंच गए और मैंने अपने उस साथी से पूछा कि तुम्हें इस जंगल की यात्रा कैसे लगी, क्या तुमने इस जंगल की यात्रा का आनंद उठाया, और उसका जवाब था नहीं। उसने कहा कि रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा, बड़ा ही उबड़ खाबड़ था। अब मैं एक बार वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद मुंबई से मोम्बासा जहाज यात्रा कर रहा था और ब्रिटिश इंडिया लाइनर था, उसका नाम था कारागोला। हम 5 लोग थे और अपर डेक पर थे। मैं जा रहा था टंगानी का एक मकान बनाने के लिए। बाकी के जो बचे हुए 4 लोग थे, उनमें से 3 लोग जा रहे थे केन्या शिकार करने के लिए। एक व्यक्ति जा रहा था अपने फार्म हाउस को चेक करने के लिए, जिसे कि उसने पहले बनाया था। समुद्र की स्थितियां बड़ी खतरनाक थी, यानी कि समुद्र बड़ा रफ था और मैं बहुत अच्छा समुद्री यात्रा करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, तो ज्यादातर समय मैंने स्मोक रूम में एक कोने में बिताया, कभी ऊँघते हुए, कभी सुट्टा मारते हुए। बाकी के लोग एक टेबल के किनारे बैठे थे, कभी ताश खेल रहे थे, कभी सुट्टा मार रहे थे, कभी शिकार के बारे में बातें कर रहे थे। एक बार मैं जैसे ही उठा तो मेरे पैर की नस खिंच गई थी। तभी मैंने सुना एक व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे टाइगर्स के बारे में पूरी जानकारी है। मैंने एक फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ 15 दिन जंगल में गुजारे। तो मेरा यहां पर यह बातें बताने का पर्पज यह है कि अगर आप सीखना नहीं चाहते तो जंगल की खूबसूरती आप देखेंगे नहीं, आप देखेंगे कि रास्ता बड़ा रफ है। और अगर आप चाहते हैं तो हो सकता है 15 दिन में ही आप काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगला चैप्टर है चैप्टर 5। अब जो नेचर ने जीवों को बनाया है, कुछ को भोजन बनने के लिए बनाया है, कुछ को भोजन बनाने के लिए बनाया है, और ये प्रकृति का साइकिल है, इसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। और जो जीव है उन्हें प्रकृति ने इस प्रकार बनाया है कि वो बिना दर्द के या कम से कम दर्द के अपने शिकार को शिकार बना लेते हैं। अब हर जीव का शिकार करने का तरीका अलग है और वो डिपेंड करता है इस बात पर कि उसका जो शिकार है उसका साइज कितना है और उसका नेचर कैसा है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि एक फाल्कन होता है, पेरेग्रीन फाल्कन। वो ज्यादातर अपने शिकार जमीन पर करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपने शिकार को आसमान में ले जाता है, वहीं मारता है और वहीं खा लेता है। अगर टाइगर की बात करें तो अपने शिकार की गर्दन की हड्डी तोड़कर वो उसे मारता है। अगर शिकार बहुत बड़ा है तो उसे सफोकेट करके भी मारता है। लेकिन वही टाइगर कई बार एक पंजा मारता है और शिकार की मौत हो जाती है। एक कार्निवोरस एनिमल शिकार तभी करता है जब उसे भूख लगी होती है। वो शिकार के शौक के लिए शिकार नहीं करता। कभी कभी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि अपनी जरूरत से ज्यादा शिकार कर लेते हैं, जैसे कि पाइन मार्टन, सिवेट कैट्स और मंगूस। कभी कभी एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जरूरत से ज्यादा शिकार कर लेते हैं। जंगली जानवरों का शिकार यानी कि स्पोर्ट्स, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं और बहुत सारे
तरीकों से किया जाता है। अब मैं दो घटनाएं आपको बता रहा हूं जिनको जान के आपको मालूम चलेगा कि शिकार कई तरह से किया जाता है और कई बार आपके सोचने का नजरिया अलग होना चाहिए। जब पर्सी विंधम कुमाऊं के कमिश्नर थे तब सर हार्डकोर्ट बटलर ने उनसे कहा, जो कि यूनाइटेड प्रोविंसेस के गवर्नर थे, कि एक पाइथन की जरूरत है लखनऊ के नए नए खुले चिड़ियाघर के लिए। विंधम उस टाइम पर विंटर टूर पे थे और वो मुझे मिले काला डूंगी में, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे किसी अजगर यानी पाइथन की लोकेशन मालूम है जिसे कि पकड़ा जा सके और वो गिफ्ट हो जो कि कुमाऊं कमिश्नर यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर को दे सके। अब ये किस्मत की बात थी कि मेरी निगाह में या मेरी सोच में एक पाइथन था जिसका रहने का इलाका मुझे मालूम था। अगले दिन मैं और दो शिकारी हाथी पर चल पड़े उस अजगर को ढूंढने के लिए जिसे कि बनना था गिफ्ट कमिश्नर के द्वारा दिया गया गवर्नर को। इस अजगर को और इसके रहने की जगह मुझे कई सालों से पता थी, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई हाथी के महावत को गाइड करने में कि चलो उस तरफ चलो। हमें वो पाइथन मिल गया, नदी में आराम कर रहा था और उसके ऊपर करीब करीब 1 इंच पानी बह रहा था। ये कुछ कुछ ऐसा ही नजर आ रहा था कि एक पाइथन कांच के केस के अंदर म्यूजियम में रखा हो। जब विंदम ने इसे देखा तो बोला, ये बिल्कुल वैसा ही अजगर है जैसा कि मैं चाहता था कि गिफ्ट में दूं गवर्नर साहब को। और विंदम ने महावत से कहा कि रस्सी निकालो अपने हौदे में से। अब विंदम ने उस रस्सी से एक फंदा बनाया और महावत से कहा, हाथी को बैठाओ। शिकारियों से कहा, नीचे उतरो और उस अजगर को ये फंदा पहना दो। लेकिन वो दो शिकारी थे, ऑर्डर कुमाऊं कमिश्नर का था, लेकिन उन्हें अपनी जान भी प्यारी थी। उन्होंने कहा, हुजूर ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, हमें डर लगता है। विंदम ने कहा, डरो मत, कोशिश करो, और अगर वो अजगर हमला करने वाला हुआ तो मैं उसे गोली मार दूंगा। विंदम के पास हैवी राइफल थी, उसके बावजूद उन शिकारियों ने सोचा जान है तो जहान है। बोले, हुजूर हम ये नहीं कर पाएंगे। विंदम मेरी तरफ मुड़े, बोले, क्या आप उन लोगों की मदद कर पाएंगे? कॉर्बेट ने बोला कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं करना चाहूं और इससे बुरा हो। तो विंदम ने अपनी राइफल मुझे दी और वो खुद नीचे उतर गए उसे रस्सी का फंदा पहनाने के लिए। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मेरे हाथ में राइफल थी, दूसरे हाथ में मूवी कैमरा नहीं था, क्योंकि अगले होने वाले कुछ मिनट मेरी जिंदगी के वो मिनट थे जिसमें सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित और आनंदित हुआ था मैं। विंधम का प्लान था कि अजगर को पूंछ की तरफ से फंदा पहनाया जाएगा और उसे पानी से खुले ग्राउंड में खींच लिया जाएगा। उसके बाद विंधम ने कहा कि जब फंदा लग जाएगा पानी से, वो अजगर जमीन पर आ जाएगा, तब उसे हाथी के ऊपर खींच लेंगे। जब यह प्लान सुना, शिकारियों ने कहा, हुजूर पहले आप ये फंदा आप पहना दे अजगर को, खींचने में मदद हम कर देंगे। लेकिन विंदम का कहना था कि मेरा यह मानना है कि आप लोग शिकारी हो, ये काम आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। काफी देर पहले आप करने के बाद तीनों आदमी पानी में उतर गए। तीनों कोशिश कर रहे थे कि वो जो फंदा है उनसे दूर रहे। अनमने मन से आगे बढ़ते बढ़ते जब वो एक हाथ की दूरी पर थे उस अजगर से, तो सारे कोशिश कर रहे थे कि वो जो गांठ है रस्सी की दूसरे को पकड़ा दे कि पहना तुम दो, बाकी हम देख लेंगे। अजगर ने कहा, तुम क्या देखोगे,
पहले तुम्हें हम देख लेंगे। उसने अपना मुंह पानी से 1 फुट ऊपर उठाया और धीरे धीरे इन लोगों की तरफ आने लगा। शिकारी जोर से चिल्लाए, भागो साहब। पहले वो भागे, उसके पीछे कुमाऊं कमिश्नर विंधम भागे। तेजी से भागते भागते तीनों लोग टकराए किनारे पर एक झाड़ी से, और वो अजगर जामुन के पेड़ की जड़ की तरफ चला गया। और महावत और मैं जो हाथी पर बैठे थे, हमारा हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। 1 महीना बीत गया। मेरे पास विंधम का लेटर आया कि मैं काला डूंगी आ रहा हूं। हम दोबारा चलेंगे और उस पाइथन को देखेंगे वो कैसे पकड़ में नहीं आता। जियोफ हॉपकिंस और उसका एक दोस्त जो कि अभी अभी इंग्लैंड से आए थे, मेरे मेहमान थे, मेरे साथ ही थे जब मुझे विंधम का लेटर मिला। हम तीनों निकल पड़े उस अजगर को देखने के लिए कि क्या अभी भी उस जगह पर रहता है जहां पर वो पहले रहता था। उस पेड़ की जड़ के पास जहां पानी में वो अजगर रहता था, वो सांबर की पेड़ की खाल से रगड़ने की और खोदने की जगह थी। यहां पे अपने खुरों से खोद खोद के सांबर ने मिट्टी को बहुत ही मुलायम बना दिया था, जैसे कि बना दिया हो अखाड़ा। हमने वहां जाके देखा तो वो अजगर मरा पड़ा था। उसे एक जोड़ी ऊद बिलाव ने मार दिया था। अब जो तरीका उन ऊद बिलाव ने अपनाया था, वही तरीका मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल भी अपनाते हैं जब वो खेल खेल के लिए शिकार करते हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता कि चाहे वो मगरमच्छ हो, चाहे वो ऊद बिलाव हो, अजगर को अपने भोजन के लिए शिकार करते हो। ऊद बिलाव अपने आनंद के लिए अजगर को मारते हैं। कई बार तो क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को भी मार देते हैं। और मुझे नहीं पता कि वो अपने भोजन के लिए ऐसा करते हैं, वो सिर्फ अपने आनंद के लिए करते हैं। और जो तरीका वो अपनाते हैं अजगर और मगरमच्छ को मारने के लिए, तरीका यह है कि एक ऊदबिलाव उस तरफ पहुंच जाता है, एक इस तरफ पहुंच जाता है। अब जब अजगर या मगरमच्छ एक ऊदबिलाव पे हमला करता है, दूसरा तेजी के साथ आता है और उसके गर्दन के पास में काटता है। उनकी कोशिश होती है गर्दन पर भी सिर के नजदीक से नजदीक काटे। और जब वो अजगर इस पे हमला करता है, दूसरा तेजी के साथ आता है, फिर उसे काटता है। ऐसा बार बार करते वक्त ये एक ही जगह पे काटते हैं। काटते काटते रीढ़ की हड्डी के नजदीक पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो हड्डी कटती है, उनकी जान चली जाती है। अब जिस अजगर की बात मैं कर रहा हूं, उसकी लेंथ थी 17 फीट 6 इंचेस और इसकी गोलाई थी 26 इंचेस। और जिन ऊद बिलावों ने, उनके जोड़े ने इसे मारा था, उन्होंने पक्का बड़ा ही खतरनाक रिस्क लिया था। अब जो ऊद बिलाव होते हैं बहुत ही समझदार होते हैं और उन्हें मालूम होता है इंसान की तरह ही कि जिस शिकार को आनंद के लिए वो करने जा रहे हैं उसमें कितना खतरा है। अब जो मैं दूसरी घटना आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक बड़ा हाथी और 2 टाइगर थे। उन्होंने भी भोजन के लिए शिकार किया हो, यानी कि टाइगर ने हाथी का शिकार, ऐसा तो मुझे प्रतीत होता नहीं। उन्होंने पक्का आनंद के लिए शिकार किया था, अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए किया था। और ये मुकाबला था लॉर्ड ऑफ द जंगल एंड किंग एंड क्वीन ऑफ द जंगल के बीच में। इस लड़ाई का जिक्र इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा किया गया था। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन यानी कि शिकारियों ने अपने व्यू लिखे थे और एडिटर्स जो कि थे द पायोनियर और स्टेट्समैन अखबार के संपादकों ने भी लिखे थे। अब न्यूज़पेपर में जितने आर्टिकल लिखे गए थे, सबका टाइटल था ओल्ड वेंडेटा, रिवेंज फॉर किलिंग ए कब, यानी कि बदले की कहानी कि हाथी ने टाइगर के बच्चे को मार दिया था और टाइगर के जोड़े ने अपने बच्चे की मौत का बदला लिया उस हाथी को मार के। लेकिन इस थ्योरी का ना कोई सबूत था, ना ही कोई फाइंडिंग निकली। इस
लड़ाई का कोई भी चश्मदीद गवाह था नहीं, यानी कोई भी विटनेस नहीं था। जिन्होंने भी आर्टिकल लिखे सब अंदाजे पर लिखे। मैंने सबसे पहले इस एनकाउंटर के बारे में सुना जब मुझे मालूम चला कि टाइगर और हाथी की लड़ाई हुई है। नतीजा हाथी की मौत था। यह खबर मुझे भेजी थी तराई और भाबर के सुपरिटेंडेंट ने। उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपने साथ 200 लीटर पैराफीन ऑयल लेके आ सकूं, क्योंकि हाथी को जलाना है। खबर यह आई थी कि टनकपुर के पास के चट्टानी इलाके में टाइगर ने हाथी को मारा है, और वो इलाका ऐसा है जहां उसे जमीन में गाड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इलाका चट्टानी है। लेकिन जब तक मेरे पास खबर आई थी, ये घटना 10 दिन पुरानी हो चुकी थी। सारे सबूत मिट चुके थे और एक बार बारिश भी आ चुकी थी। टनकपुर का नायब तहसीलदार मेरा दोस्त था और उसने मुझे ये घटनाक्रम सुनाया। हालांकि वो चश्मदीद गवाह नहीं था, यानी ये उसकी आंखों देखी घटना नहीं थी। टनकपुर एक टर्मिनस था रेलवे लाइन ऊध तिरहट रेलवे का, और एक अच्छा बिजनेस सेंटर भी था। शारदा नदी के दाएं किनारे पर था। ये वो जगह थी जहां पर पहाड़ी से उतरकर शारदा नदी मैदानी इलाके में जाती थी। एक समय था जब शारदा नदी उसी जगह से बहती थी जहां आज टनकपुर बना है। लेकिन हर नदी समय समय पर अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढती है। शारदा नदी ने भी ढूंढ लिया। जबकि मैं ये घटना आपको बता रहा हूं, शारदा नदी उस जगह जहां टनकपुर था वहां से करीब 2 मील की दूरी से बहती थी। जो मुख्य किनारा था वो करीब 100 फीट ऊंचा था, लेकिन शारदा नदी की कई सारी चैनल्स भी बहती थी। छोटे छोटे आइलैंड्स भी बने थे, उनमें पेड़ और झाड़ियां लगे हुए थे। एक दिन 2 बोटमैन मछली पकड़ने के इरादे से शारदा नदी में गए। जितनी देर उन्हें नदी के किनारे और जंगल में रहना था, उससे कहीं ज्यादा देर तक वो जंगल में रहे। और जब उन्होंने अपने घर की तरफ लौटना शुरू किया, जो कि था करीब 2 माइल्स की वॉक पर, जब जो शारदा नदी की कई चैनल थीं, उनमें एक चैनल के पास वो पहुंचे जहां पर ग्रासलैंड भी थे। उन्होंने देखा चैनल के दूसरी तरफ 2 टाइगर खड़े हैं। ये चैनल करीब 40 फीट की चौड़ी थी। पानी उसमें था, टाइगर पानी में थे। एक टाइगर घात लगाने की पोजीशन में बैठा था। ये लोग इंतजार करने लगे। ये चाहते थे कि वो टाइगर वहां से चले जाए, उसके बाद वो यहां से चले। और इन्हें कई बार टाइगर मिल चुके थे, तो बहुत ज्यादा परेशान ये थे नहीं। ना ये चिल्ला रहे थे, ना कोई हरकत कर रहे थे, चुपचाप टाइगर्स को देख रहे थे। ऐसी परिस्थिति में जब आप विकट परिस्थिति में होते हो, आपकी दिमागी हालत, सोचने समझने की शक्ति बहुत काम आती है। यह वो वक्त था जब सूरज डूब चुका था, फुल्ली ग्रोन मून सामने आ गया था, और जो टाइगर खड़े थे वो साफ नजर आ रहे थे। तभी पास की घास में कुछ हलचल हुई, और जो निकल के आया वो एक हाथी था, बड़ा हाथी जिसके बड़े बड़े दांत थे, यानी कि टस्क। वो था एक बड़ा टस्कर। ये टस्कर बहुत ज्यादा कुख्यात था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी, क्योंकि ये फॉरेस्ट बंगलोज के पिलर तोड़ देता था, खींच देता था, छत नीचे आ जाती थी। लेकिन ये रोग एलिफेंट नहीं था, यानी कि दुष्ट हाथी नहीं था, क्योंकि ये इंसानों को नहीं मारता था। जब ये हाथी ग्रासलैंड से बाहर आया और उसने 2 टाइगर को वाटर चैनल में देखा, इसने अपनी सूंड उठाई, जोरदार चिंगाड़ निकाली और बढ़ चला टाइगर्स की तरफ। अब टाइगर्स ने भी जवाबी हमला किया। एक सामने से दहाड़ के फेस कर रहा था, दूसरे ने गोल चक्कर काटा और इसकी पीठ पर चढ़ गया। हाथी पीछे घूमा, उसने सूंड से पीछे वाले टाइगर को पकड़ने की कोशिश की। उतने में सामने वाला टाइगर छलांग लगा के इसके सर पे चढ़ गया। अब हाथी पूरी ताकत से चिंगाड़ रहा था, और टाइगर भी जितनी ताकत थी उतनी ताकत से दहाड़ रहे थे।
अब जब टाइगर दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ सुन के अच्छे अच्छे लोगों के हौसले ढीले हो जाते हैं। और यहां पर तो दो टाइगर दहाड़ रहे थे और एक मतवाला हाथी भी साथ में चिंगाड़ रहा था। वो जो आवाज पैदा हो रही थी उससे शांत रहने वाले बोटमैन यानी कि मल्लाह अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। अपनी मछलियां, अपना जाल, सब कुछ फेंक फाक के दौड़ पड़े टनकपुर की तरफ। टनकपुर में लोग अपने रात के खाने की तैयारी कर रहे थे, यानी कि डिनर की तैयारी कर रहे थे। और वो मल्लाहे टनकपुर पहुंचे उसके पहले उस लड़ाई की आवाज यानी कि दहाड़ और चिंगाड़ की आवाज वहां पहुंच चुकी थी। जब मल्लाह वहां पहुंचे और उन्होंने खबर दिया कि दो टाइगर और एक हाथी में लड़ाई हो रही है, तो जो कुछ उत्सुक लोग थे, थोड़े हिम्मती भी थे, वो चल पड़े कि ऊंचाई से देखेंगे कैसी होती है वो लड़ाई। लेकिन जब उन हिम्मत वाले लोगों ने देखा ऊंचाई से कि जो लड़ाई के प्रतिभागी हैं वो उनकी तरफ ही आ रहे हैं, तो उनकी हिम्मत टूट गई, उनका हौसला पस्त हो गया। होड़ मच गई कि कौन पहले भागेगा। भगदड़ मच गई। दौड़ते भागते टनकपुर पहुंचे। एक एक घर का एक एक दरवाजा बंद था। अब बाद में लोगों के अलग अलग मत थे। कुछ का कहना था कि ये लड़ाई पूरी रात चली, कुछ का कहना था नहीं, ये आधी रात को ही खत्म हो गई थी। मिस्टर मथेसन जो कि एक रिटायर्ड आदमी थे, उनका बंगला ऊंचाई पर था। उन्होंने कहा लड़ाई बहुत घंटों तक चली थी और इससे ज्यादा खतरनाक लड़ाई न कभी देखी न कभी सुनी। रात को बंदूकें चलने की आवाज भी आई थी। किसी को नहीं मालूम कि ये गोलियां पुलिस ने चलाई थी या चलाई थी मिस्टर मथेसन ने। लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं, वो लड़ाई गोलियों की आवाज से रुकी नहीं। अगले दिन सुबह टनकपुर के लोग वापस उस ऊंची जगह पर पहुंचे जहां से वो चैनल दिखाई देती थी। लोगों ने देखा हाथी मरा पड़ा है। अब जैसा कि नायब तहसीलदार ने बताया कि उसकी चोटों को देख के लगता था कि हाथी की मौत हुई है खून बह जाने से। उस हाथी का कोई भी हिस्सा टाइगर ने खाया नहीं था और दोनों में से कोई भी टाइगर मरा नहीं था, ना तो हाथी के पास ना ही दूर या आसपास। मेरा यह मानना है कि उन टाइगर्स का उस हाथी को मारने का कोई इरादा नहीं था। पुराना बदला, अपने बच्चे की मौत का बदला भूख के लिए मारना, ये सारी कहानियां मुझे समझ नहीं आती। अब वो हाथी, बड़ा हाथी जिसके की टस्क 90 पाउंड्स के थे, मार दिया गया था। और मेरा यह मानना है कि वहां पर मेटिंग टाइगर थे। उन मेटिंग टाइगर्स को उस हाथी ने भगाने की कोशिश की थी और ये बात नागवार गुजरी थी उस मेल टाइगर को जो कि था अपनी प्रियतमा के साथ। और जब उसकी गर्लफ्रेंड के सामने टस्कर ने उसे भगाने की कोशिश की तो उसने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मेरा यह मानना है कि जब एक टाइगर ने घूम के पीछे से हमला किया, हाथी पीछे को घूमा, दूसरा टाइगर उसके सिर पे चढ़ गया, उसके पंजों से उसकी आंखें फूट गई और उसके बाद हाथी अंधा हो चुका था। इधर भाग रहा था, उधर भाग रहा था, टकरा रहा था, घबरा रहा था। बड़े बड़े पत्थर थे, उस हाथी को अपने पैर से पकड़ भी नहीं मिल रही थी। यहां टकरा रहा था, अपनी वजन की वजह से ही चोट खा रहा था। और जो टाइगर थे वो दया करने के बिल्कुल मूड में नहीं थे, क्योंकि उनमें से एक पहले ही कह चुका था जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। सारे कार्निवोरस जानवर अपने दांतों से अपने शिकार को मारते हैं, अपने पंजों से उन्हें मूव करने से रोकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दांतों के पहले ही पंजे ही अपना काम कर देते हैं। बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं कि जब शिकारी कार्निवोरस अपना शिकार लॉन्च करता है, इतनी तेजी से करता है कि आप समझ भी नहीं पाते। एक केस में मैंने देखा था कि एक मादा चीतल, उसके ऊपर टाइगर ने अटैक किया था हेड ऑन, सिर की तरफ से ही। जनरली टाइगर अवॉइड करता है, पीछे से जानवर को पकड़ता है,
क्योंकि उनके खुर, उनके सींग टाइगर को अच्छी खासी चोट पहुंचा सकते हैं। ज्यादातर केस में टाइगर पीछे से हमला करता है, बिजली की गति से करता है, पीछे से पंजों से पकड़ के झटके से गर्दन तक पहुंचना चाहता है। जब उस हिरण को टाइगर या लेपर्ड नीचे गिराते हैं, पूरी सावधानी बरतते हैं, क्योंकि चाहे वो सांबर डियर हो, चाहे वो स्पॉटेड डियर हो, उनकी एक किक टाइगर या लेपर्ड की मौत का कारण बन सकती है। और उसका तरीका यह होता है कि जब टाइगर सांबर या स्पॉटेड डियर को नीचे गिराता है, उसकी गर्दन को फौरन घुमा देता है, यानी उसके पैर हवा में हो जाते हैं। उसके बाद वो जानवर कितनी भी किक मारे, वो किक हवा में जाती है और जो अटैक करने वाला जानवर है वो सुरक्षित रहता है। क्योंकि उसकी गर्दन मुड़ी हुई है, वो जानवर कुछ भी करना चाहे घूम नहीं सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि जब बड़ा भारी जानवर होता है, टाइगर ने अपने दांतों से पकड़ा, जब नीचे गिरता है उसके वजन से ही उसकी गर्दन टूट जाती है। कई बार अपने कैनाइन दांत को झटका देके टाइगर गर्दन तोड़ता है। जब ये दोनों परिस्थितियां नहीं होती, तब फिर मुंह या गला दबा के, दम घोट के टाइगर उस जानवर को मारता है। लेपर्ड जब अपने शिकार को मारता है तो उसे पंगु नहीं बना पाता, लेकिन टाइगर तो पंगु बना देता है, यानी गर्दन तोड़ देता है। वो जानवर कुछ करने लायक नहीं रहता। एक बार मेरे एक दोस्त ने बताया कि नैनीताल के पास उसकी गाय को टाइगर ने मार दिया है। उसके पास बहुत सारी गाय थी। पहले भी उसकी गाय को टाइगर ने मारा था, लेकिन इस बार मारने का तरीका अलग था। कोई दांत के निशान नहीं दिख रहे थे और उसे लग रहा था इसे किसी अननोन एनिमल ने मारा है। जब ये खबर मेरे पास आई, दिन का उजाला बाकी था, हम पहुंच गए शिकार के पास और वो गाय अच्छी खासी बड़ी गाय थी। उस गाय को टाइगर ने मारा था 50 फीट चौड़ी फायर लाइन पर, और उसे वहां से घसीटने की कोई कोशिश नहीं की थी। जब मैंने वहां पर देखा तो मैंने पाया कि इसे टाइगर ने नहीं मारा है, इसे मारा है हिमालयन ब्लैक बेयर ने। भालू अच्छे शिकारी नहीं होते, लेकिन कभी कभी शिकार कर लेते हैं और उन्हें शिकार की प्रैक्टिस नहीं होती। वो किसी भी ऊट पटांग तरीके से अपने शिकार को मारते हैं। लेकिन बाद में नतीजा निकला, उस गाय को भालू ने नहीं मारा था, मारा तो था टाइगर ने ही, लेकिन ऊट पटांग तरीके से। पहले पंजा मार के उसे पंगु बनाया, पेट की तरफ से काटा, फिर पीछे की तरफ से मांस को फाड़ के टाइगर ने खाया। अब जहां पे मारा था वहां हार्ड ग्राउंड था, पैरों के निशान नहीं मिल रहे थे, तो अगले दिन मैं उस टाइगर की खोज में लग गया। जब टाइगर नहीं मिला तो मैं शिकार के पास आया, पेड़ की डाल पर रात भर बैठा रहा, लेकिन जो टाइगर था वो नहीं आया। अभी जो मारने का तरीका था बड़ा ही क्रूर था, अगर आप इंसान के दृष्टिकोण से देखें, लेकिन अगर टाइगर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये क्रूर नहीं था। उसे खाना चाहिए था, वो भूखा था। शिकार को मारने का तरीका उसकी कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करता है, उसके साइज पर डिपेंड करता है। शायद उस टाइगर के कैनाइन दांत उतने मजबूत नहीं थे कि वो उन्हें मार सके, उन्हें घसीट सके, तो उसने उस शिकार को फाड़ने के लिए अपने दांतों का नहीं, पंजों का, नाखूनों का इस्तेमाल किया था। और जो उसके दांत काम नहीं कर रहे थे, उसका पूरा कारण था कि किसी शिकारी ने उसे गोली मारी थी जो उसके निचले जबड़े में लग गई थी। शिकार को देख के मैं समझ गया था कि यह टाइगर घायल है और अभी भी उसकी चोट भरी नहीं है। यह भी मालूम चल रहा था कि शिकार को मार तो दे रहा है, उनको ठीक से खा भी नहीं पा रहा, क्योंकि चोट मुंह में थी। इसके बाद कुछ दिन तक और शिकार होते रहे, फिर शिकार बंद हो गए। ना तो किसी टाइगर को गोली मारी गई, ना ही किसी टाइगर की लाश मिली। मेरा अंदाजा था कि वो टाइगर अपनी किसी गुफा में चला गया, जो कि बहुत सारी है इन पहाड़ी इलाकों में, और गुफा के ही अंदर मर गया। तो ये एक अनयूजुअल केस नहीं था, लेकिन मैंने 2 भैंसों का भी इससे मिलता जुलता ही केस देखा है कि टाइगर ने पंजों से मारा, फिर दांत से खाया। तो दोस्तों, एंड हुआ ये चैप्टर 5। अगला चैप्टर अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।
चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।